यूनिट 2 अडेप्टेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In this first unit, we discuss the role of a clinical dietitian and the various steps or processes necessary for rendering effective nutritional care. तो अभी हमने क्लिनिकल डाइटिशियन का रोल वगैरह देखा था। देन उसके बाद अलग अलग स्टेप्स देखे थे, नेसेसरी एक्शन जो लेते हैं वो सब। ठीक है। दिस यूनिट डील्स विद थेरेपेटिक डाइट्स एंड द वेज इन विच द नॉर्मल डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी मॉडिफाइड टू सूट थेरेपेटिक नीड्स। दिस यूनिट डील्स विद थेरेपेटिक डाइट्स। अब हम थेरेपेटिक डाइट के इससे डील करेंगे और वेज इन विच नॉर्मल डाइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी मॉडिफाइड। अब जो नॉर्मल डाइट कोई भी पेशेंट ले रहा है उसको कैसे मॉडिफाइड करेंगे उसके तरीके देखेंगे हम, और थेरेपेटिक डाइट क्या होता है वो देखेंगे। द क्लिनिकल डाइटिशियन इज एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड टू इंटरप्रेट द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उनको ट्रेन किया जाता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी इंडिविजुअल को एनहांस करने में, हेल्थ और डिजीज के बारे में, ठीक है, ट्रेन किया जाता है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ईच डाइट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन इंडिविजुअल हैज इट्स ओन रैशनले एंड पर्पस. You as a dietitian should have the knowledge, skills and attitude to ensure quality of work. तो वो एक पर्पस होता है डाइट मॉडिफिकेशन का, नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न अबाउट डिफरेंट थेरेपेटिक डाइट्स दैट आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस. Also we shall deal with the different modes of feeding through oral, enteral, parenteral route. Let us first understand what a therapeutic diet is and what purpose does it serve. अब हम सब चीज देखेंगे कि मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ओरल रूट या इंटेरल या पेरेंटेरल रूट, तीनों रूट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। हॉस्पिटल में क्या थेरेपेटिक डाइट देते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो। Objectives. After studying this unit, you will be able to discuss the purpose of therapeutic diet adaptations, explain the different ways by which the normal diet can be modified to suit therapeutic needs, plan a diet prescription, describe the principles of general hospital diets, normal, liquid and soft diets, and elaborate on different modes of feeding. वही हम ऑब्जेक्टिव हमारा ये बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं थेरेपेटिक डाइट कि भाई थेरेपेटिक डाइट होती क्या है। थेरेपेटिक डाइट्स आर अडेप्टेशंस ऑफ द नॉर्मल और रेगुलर डाइट। अगर जो भी उसकी नॉर्मल या रेगुलर डाइट जो चल रही थी उसकी अडेप्टेशन, उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसकी अडेप्टेशन के बारे में वो हम पढ़ेंगे। थेरेपेटिक डाइट उसको कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डाइट फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज सच एज हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, डायबिटीज। ठीक है। अब ये कुछ कुछ डिजीजेज हैं, इनके बारे में हम डाइट का देखेंगे। Why do you think that the diet has to be changed in these conditions? What changes must be frequently made? These are a few issues which we shall deal in this subsection. अब क्यों चेंज किया जाता है अब उनके बारे में देखेंगे। Well, you already know that there are certain diseases which can be cured by food or nutrient concentrates such as deficiency diseases. In diseases such as diabetes, making alteration in the diet can help to control the extent of the disease and prevent the onset of complications. तो ये कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सिर्फ फूड से ही ठीक हो जाती है। जैसे अगर किसी को डेफिशिएंसी की डिजीज है तो खाने में हम उसकी विटामिन या न्यूट्रिएंट जो भी जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी डिजीज। ठीक है। बट डायबिटीज जैसी बीमारियां जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आगे ना बढ़े हमारे डाइट मॉडिफिकेशन से। Similarly, in genetic diseases about which you have studied in the nutritional biochemistry course, simple dietary modification can keep a check on the progression of the disease and symptom which otherwise could be fatal. वही बता रहे हैं कि हम कंट्रोल करने के लिए डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर हमने डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करा, सपोज कोई डायबिटिक है या किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है और वो खाता ही जा रहा है तो उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी और फिर वो फेटल है डिजीज। अगर डाइट मॉडिफिकेशन से हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं डिजीज की आगे प्रोग्रेस ना हो। The disease process also influences both the quality and quantity of the diet. The other aspects that may require changes include meal frequency. These changes result as a consequence of the following reasons. अब हम मील फ्रिक्वेंसी भी चेंज की जाती है डिजीज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी या क्वांटिटी जो दी जा रही है वो भी चेंज की जाती है। अब कुछ रीजंस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है? अगर लॉस ऑफ एपेटाइट एंड देयरफॉर लो इनटेक। ठीक है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है और लो इनटेक हो रही है तो हम चेंज करेंगे ताकि बढ़ाएंगे हम इनटेक को। फील मोर हंग्री एंड देयरफॉर एन इंक्रीज इन द इनटेक एंड प्रॉब्लम्स विद मास्टिकेशन, swallowing, digestion or absorption of food or specific nutrients due to structural and functional changes leading to changes in the type of food that can be tolerated as well as feeding frequency.
तो वो ये कि उसको मास्टिकेशन में या स्वेलिंग में या ऐसे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके अकॉर्डिंग हम फीडिंग फ्रिक्वेंसी चेंजेस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हंग्री है तो इंक्रीज कर सकते हैं इनटेक की फ्रिक्वेंसी। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है तो हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। Let us next have a look at the purpose of dietary adaptation. Purpose of therapeutic dietary adaptation. A therapeutic diet is a qualitative modified version of a basic nutritious diet which has been tailored to suit the changing nutritional needs of a patient disease condition. तो थेरेपेटिक डाइट का क्या पर्पस होता है कि हम चेंजेस करते हैं उसके नॉर्मल डाइट को, मॉडिफाई करते हैं उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग या किसी न्यूट्रिशन लैक ऑफ न्यूट्रिशन के देख के उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली सेम चीज़ ही रिपीट कर रहे हैं जो हमने अभी थेरेपेटिक डाइटरी की डेफिनेशन देखी थी, यही थी। द रेगुलर और नॉर्मल डाइट में बी मॉडिफाइड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन: टू मेंटेन और रिस्टोर ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम क्यों क्यों करते हैं ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को ऑप्टिमम करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। टू प्रोवाइड रेस्ट और रिलीव एन अफेक्टेड ऑर्गन। टू एडजस्ट टू द बॉडीज एबिलिटी टू डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट। अब देखो, अगर कोई अफेक्टेड ऑर्गन है तो हम लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट देते हैं। जैसे अगर किसी को अल्सर है, पेट का, गैस्ट्राइटिस वगैरह है, तो हम लिक्विड डाइट देते हैं, सॉफ्ट डाइट, ताकि उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े और ऑर्गन में ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। फिर अगर एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है, जैसे फैट माल एब्जॉर्प्शन होती है, तो हम उसको लो फैट डाइट देते हैं। ठीक है। टू एडजस्ट टू टॉलरेंस ऑफ फूड इनटेक बाय माउथ, ट्यूब फीडिंग फॉर पेशेंट विद कैंसर ऑफ ईसोफेगस। अब सपोज माउथ के जरिए वो ले ही नहीं सकता खाना, माउथ में कैंसर है या ईसोफेगस में है, तो ट्यूब फीडिंग देते हैं, ट्यूब लगा के। अब माउथ से वो ले ही नहीं सकता। टू एडजस्ट टू मैकेनिकल डिफिकल्टीज, अगर मैकेनिकल डिफिकल्टीज है, सपोज उसकी दांतों में प्रॉब्लम है, डेंचर प्रॉब्लम है, तो हम सॉफ्ट डाइट देते हैं। मैकेनिकल हो गई वो डिफिकल्टी। टू इंक्रीज और डिक्रीज बॉडी वेट, बॉडी कंपोजिशन, हाई कैलोरी या लो कैलोरी, ये ज़्यादातर बहुत कॉमन है। लोग जो जिम वगैरह करते हैं इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए बॉडी वेट को, तो भी हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। While going through the above points, you must have come across the terms like soft diet, liquid diet, tube feeding, etc. What are these and what do we mean by this? Don't panic, we shall get to know about these terms later in this unit. तो अब हम आगे देखेंगे कि ये सारी सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट और ये ट्यूब फीडिंग वगैरह का मतलब क्या होता है। The modified diet may reduce symptoms, make the patient more comfortable or improve the quality of life. तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट होता है ना, ये क्यों कर, इससे क्या फायदा होता है कि पेशेंट जो होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। द टाइप्स ऑफ डाइटरी अडेप्टेशन फॉर थेरेपेटिक नीड आर रिव्यूड नेक्स्ट। अब टाइप्स देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ डाइटरी अडेप्टेशन फॉर थेरेपेटिक नीड। Normal nutrition is the foundation upon which the therapeutic modifications are based. We have already discussed in previous sections about the purpose of dietary adaptation. ठीक है, तो नॉर्मल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए देखेंगे। अभी तक हमने पर्पस देख लिया। अब अडेप्टेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट टू सूट थेरेपेटिक नीड्स में टेक द फॉलोइंग फॉर्म: चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड सच एज लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, ये भी एक टाइप हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेंज करना, ये एक वन टाइप हो गया। Then increase or decrease in energy value of the diet such as low calorie diet for weight reduction, high calorie diet for burns। ठीक है, तो हम उसकी एनर्जी वैल्यू चेंज करेंगे। मतलब पहले तो हमने कंसिस्टेंसी की बात करी कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, फिर हम एनर्जी वैल्यू उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, दूसरा टाइप हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड सच एज सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई पोटेशियम डाइट। अब हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जैसे अगर किसी को फैट माल एब्जॉर्प्शन है तो उसमें फैट कंटेंट कम करेंगे। जैसे किडनी वाले पेशेंट को पोटेशियम कम दी जाती है तो उनमें लो पोटेशियम भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे सकते हैं। देन है एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट सच एज ब्लैंड डाइट। अगर किसी को स्पाइसेस से इरिटेशन हो रही है जैसे अल्सर केसेस में, तो हम उन्हें ब्लैंड डाइट दे सकते हैं। ठीक है। ओमिशन ऑफ स्पेसिफिक फूड सच एज एलर्जी डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट। अब काफी लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ओमिशन ऑफ स्पेसिफिक फूड सच एज एलर्जी वाले फूड से ओमिशन। Then adjustment in the ratio and balance of proteins, fats and carbohydrates such as diabetic diet, ketogenic diet, renal diet and cholesterol lowering diet. तो
रेशियो और बैलेंस ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो और बैलेंस करते हुए एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे अभी हम आगे देखेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील सच एज डायबिटिक डाइट, ठीक है, पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी डाइट, डाइट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब क्या होता है कि डायबिटीज वालों को बार बार भूख लगती है, तो हर 2 घंटे में उनको कुछ ना कुछ स्मॉल मील एंड फ्रीक्वेंट मील देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील से भी हम रीअरेंजमेंट करते हैं, ये भी एक टाइप हो गया। देन टेस्ट डाइट्स, दीज आर सिंगल मील्स और डाइट्स लास्टिंग 1 or few days that are given to patients in connection with certain tests. Example, the absorption test used to determine if steatorrhea is present. तो टेस्ट डाइट होती है बेसिकली, जैसे काफी बार हम देखते हैं कि जैसे बेरियम मील भी देते हैं, राइट, अगर किसी को करवाना होता है टेस्ट, या फिर अभी इसमें फैट एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम भी उसको एक स्पेसिफिक डाइट देते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि उसको फैट माल एब्जॉर्प्शन या स्टेटोरिया है कि नहीं है। देन चेंज इन फीडिंग इंटरवल्स, ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी अभी ऊपर आ गया था, रिपीट हुआ है। Having reviewed the types of dietary adaptations, next let us get to know the basis of planning therapeutic diets. अभी हमने टाइप्स पढ़ लिया, अब हम बेसिस देखेंगे थेरेपेटिक डाइट के। Normal nutrition, a base of therapeutic diet. Normal nutrition is the foundation upon which the therapeutic modifications are based. The primary principle of diet nutrition therapy is that it is based on the patient's normal nutritional requirement. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए हमारा, नॉर्मल जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। Any therapeutic diet is only a modification of the normal nutritional needs of an individual to suit what his her specific condition requires. A person's diet is defined as that person's intake of food and drink. तो बेसिकली नॉर्मल डाइट ही हम मतलब हमको मॉडिफाई करके हमें क्या अचीव करना है, हमें अचीव करना है कि नॉर्मल न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की। तो जो भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड जो होता है, एक नॉर्मल न्यूट्रिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। All detailed dietary modifications should be presented with choices, clear guidelines, menu guidance, and supporting in information as to alternatives possible. तो बेसिकली डाइट क्या होती है, जो भी इंसान कुछ खा रहा है या पी रहा है, अब जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है वो डिटेलिंग में होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्लियरली देना चाहिए, मेन्यू होना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। Patients should be encouraged to understand the key relationship between a food and a diet. The value of a food depends on the amount of nutrients in the food and the frequency with which the food is consumed. पेशेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड हमें करवाना है, उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हमें सब बतानी है कि फूड और डाइट का रिलेशनशिप क्या होता है, वो भी बताना है। डाइटरी चेंजेस नेसेसरी आर मोर लाइकली टू बी फॉलोड इफ क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड एज टू व्हाई द डाइट हैज टू बी चेंज, वही बात बोलिए। द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA आर ऑफन यूज्ड एज अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ थेरेपेटिक डाइट। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है ना, वो यही होता है एक बेस बनाने के लिए, बेसिस के लिए, कि हम जो भी वो कर रहे हैं, बता रहे हैं मॉडिफिकेशन, वो उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, बेसिस की तरह हम यूज करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को ताकि एडिक्वेट थेरेपेटिक डाइट जाए। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिजीज स्टेट और अ डिसऑर्डर मस्ट बी kept in mind when planning the diet. As a dietitian, you also need to remember that an individual's diet is affected by various factors such as lifestyle, income, knowledge, taste preference, religious beliefs, and various other socio-cultural factors. Failure to account for these could result in an impractical therapeutic diet planning. तो ये यही बता रहे हैं कि अलग अलग फैक्टर्स है जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जो जो चेंजेस कर सकता है डाइट में। तो और हमें ना डिजीज के अकॉर्डिंग, डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करना है उसकी डाइट। What is the therapeutic diet planning or diet prescription? We will get to know about this in the next section. First, let us recapitulate what we have learned so far. तो अभी हम डाइट प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक्सरसाइज 1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज अ थेरेपेटिक डाइट, डिस्कस द पर्पस बिहाइंड मॉडिफाइंग अ नॉर्मल और रेगुलर डाइट। अब थेरेपेटिक डाइट क्या है, जो हमने अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी। थेरेपेटिक डाइट इज द अडेप्टेशन ऑफ द नॉर्मल और रेगुलर डाइट। जो भी नॉर्मल या रेगुलर डाइट ले रहा है पेशेंट, उसमें अडेप्टेशन, उसमें मॉडिफिकेशन को थेरेपेटिक डाइट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर, ठीक है, उसकी चाहे उसमें क्वांटिटी क्वालिटी हो, ठीक है, पर्पस है ना, तो टू क्वांटिटी क्वालिटी टू मीट द ऑल्टर्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। द डाइट में बी मॉडिफाइड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब यही है कि इन्होंने ये बताया है कि
मॉडिफाई का पर्पस क्या होना चाहिए वो हमने पूरा भी पीछे पढ़ा था कि पूरा रेगुलर डाइट से हम हमें उसको एडिक्वेट स्टेटस करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करनी है, मतलब सारे पर्पस उसमें आपको जो याद आ रहा है वो आप लिख सकते हो। देन है लिस्ट द टाइप्स ऑफ डाइटरी अडेप्टेशन टू मीट थेरेपेटिक नीड्स। तो अलग अलग सेवरल, अब इसका आंसर देखते हैं। सेवरल फॉर्म्स ऑफ डाइटरी अडेप्टेशंस कैन बी मेड to meet the changing therapeutic needs of a patient. The modification can be both quantitative or qualitative. ठीक है, तो quantitative में quantitative adaptation such as sodium restricted diet in case of hypertension, high energy high protein diet nephrotic syndrome, weight gain PEM, protein restricted weight reduction diet gout। अब देखो ये डाइट अडेप्टेशन का, जैसे हाइपरटेंशन में हम सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, अगर किसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है या तो उसको हम हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट देंगे। अगर किसी को बहुत ओबेसिटी है ये तो हम उसे रिस्ट्रिक्टेड वेट डाइट देंगे, ठीक है, वेट रिडक्शन डाइट देंगे। गाउट में भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो भी हम वेट रिडक्शन डाइट देंगे। ये तो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव अडेप्टेशन। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया ये क्वांटिटेटिव अडेप्टेशन है। अब हम क्वालिटेटिव देखेंगे। क्वालिटेटिव अडेप्टेशन सच एज चेंज इन कंसिस्टेंसी, ठीक है, सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट फुल फ्लूइड क्लियर फ्लूइड ओरल ट्यूब फीड्स एंड मॉडिफिकेशंस इन दी मील फ्रीक्वेंसी टू सूट दी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन एंड ग्लैंड। तो बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी आप मतलब एक तो क्वालिटेटिव में क्या आ गया कि आपका सॉफ्ट कंसिस्टेंसी क्या है, जो हमने पीछे देखा था कि कंसिस्टेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ऑर्गन की कैपेसिटी है कि नहीं है, वो सारा हमारा मॉडिफिकेशन में आ जाता है, अडेप्टेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल न्यूट्रिशन इज अ बेसिस फॉर थेरेपेटिक डाइट डिस्कस। अब क्यों है नॉर्मल न्यूट्रिशन बेसिस फॉर थेरेपेटिक डाइट वो भी देखते हैं। Health promotive, effective therapeutic diets are generally prepared by keeping the recommended dietary intake as the base। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हम हेल्थ को प्रमोट करने वाली या थेरेपेटिक डाइट देते हैं ना, उसका बेस हम क्या बनाते हैं, आरडीए को, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की जो डाइट होती है उसको। The amount of nutrients recommended for a healthy human being can be used as standard benchmarks above or below which the dietary intake of a patient can be computed। वही अभी जो मैंने बताया, adhering to the principles of normal nutrition can help in preventing the development of toxicity or deficiency during the treatment of excess deficiency of a nutritional metabolic disorder। तो यही है कि हम प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं ना, हम नॉर्मल बेसिकली क्यों करते हैं, ताकि अगर ज्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कम होगी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए हमें नॉर्मल रखना पड़ता है न्यूट्रिशन को। तो ये आपका आंसर हो जाता है कि हमें टॉक्सिसिटी या डेफिशिएंसी को बचाने के लिए, ये वर्ड याद रहेगा तो आप पूरा लिख सकते हो। ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कम होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए हमें नॉर्मल लेवल तक रखना पड़ता है। और नॉर्मल लेवल के लिए एक बेस चाहिए होता है, वो बेस क्या होगा, आरडीए का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइट प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। The diet prescription designates the type, amount, and frequency of feeding based on individual disease process and disease management goals. The disease may require a calorie level or other restriction to be implemented. It may also limit or increase various components of the diet such as carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, fiber, phytonutrient और water। तो इसमें यही बताया है कि हम डिजीज के अकॉर्डिंग इसमें हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है कैलोरी का, ठीक है, या फिर कंपोनेंट का कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इसमें हमें डिजीज के अकॉर्डिंग बढ़ाना या कम करना पड़ता है। तो ये अभी हम वही एक सेम चीज रिपीट करिए। अनदर एस्पेक्ट विद विच द डाइटेटिक प्रिस्क्रिप्शन टेक इनटू अकाउंट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक स्टेटस, फूड हैबिट्स सच एज वेजिटेरियन, ओवो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, बाकी भी हमें देखनी पड़ती है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फूड हैबिट क्या है, फूड इंटॉलरेंस सच एज लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन सेंसिटिव, एंट्रोपैथी, एलर्जी, ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट एंड मील टाइमिंग्स। तो हमें बेसिकली उसकी डाइट हैबिट देखनी पड़ती है जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस आता है, फूड हैबिट आता है, इंटॉलरेंस तो नहीं है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ग्लूटेन से एलर्जी तो नहीं है, मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट से काफी लोगों को एलर्जी होती है, वो सब हमें देखना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन से पहले। और उसकी मील मतलब वो खाते किस टाइम पे खाना है, ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट ईच ऑफ दीज। अब हम एक एक करके देखेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड
while formulating a diet prescription. सबसे पहले इकोनॉमिक देखने पड़ेंगे. अगर हम उनको हाई फाई डिशेस बताते रहेंगे अगेन एंड अगेन, अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं है तो वो ले ही नहीं पाएगा, वो फॉलो नहीं कर पाएगा. तो हमें इकोनॉमिक स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए. During an acute illness, a few expensive items may be permissible, but for prolonged or chronic illness like diabetes or peptic ulcer, the recommended food must be within the means of the patient. अगर acute disease है तब तो आप महंगी चीज लिख सकते हो, पर अगर बहुत लंबी समय से चलने वाली बीमारी है तो हमको ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो पेशेंट के बस में हो खरीदना. ओके. देन है फूड हैबिट्स. सो फूड हैबिट्स का क्या है कि these must be known so that the diet can be recommended keeping in mind the food preferences of the patient. ठीक है. तो ये बता रहे हैं कि these must be known so that diets can be recommended keeping in mind the food preferences of the patient. अब फूड प्रेफरेंस क्या है, वेज है नॉन वेज है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट को प्रेफरेंस देनी पड़ती है. वेदर अ पर्सन इज अ वेजिटेरियन और नॉट मस्ट बी नोन. इफ वेजिटेरियन देन द डिग्री ऑफ वेजिटेरियनिज्म शुड बी असेस्ड. For instance, over vegetarians eat egg but no flesh. Egg with fish, vegetarians eat just egg and fish but not animal flesh. While home vegetarians prefer to remain vegetarian at home but consume meat, chicken at a restaurant or a party. तो ये अलग अलग उनकी हैबिट हो गई. वो देखना पड़ेगा कि वो वेजिटेरियन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है या कभी कभी खा लेते हैं. एवरीथिंग ओके. देन फूड इंटॉलरेंसेस. The intolerances of the patient for specific food items must be assessed. For example, milk may lead to diarrhea in some people, while constipation in others. Those with colonic disorders are likely to get flatulence with whole pulses. Hence, while prescribing the diet, the food intolerance must be clearly indicated and known to the dietitian. फूड इंटॉलरेंस जैसे किसी को अगर डेयरी से एलर्जी है, लैक्टोज से एलर्जी है, किसी को गैस हो जाती है दूध पी के, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो अलग अलग लोगों का क्या बिहेवियर आ जाता है इंटॉलरेंस की वजह से, वो भी डाइटिशियन को पता होना चाहिए. देन एलर्जी. फूड एलर्जीज मैनिफेस्ट देमसेल्फ एज अर्टिकेरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ब्लीडिंग एस्थमा एंड एंजियोएडिमा. ठीक है. तो ये बताना चाह रहे हैं कि फूड एलर्जी किस अलग अलग तरीके से अपने आप को इंटरप्रेट करती है. जैसे कि हमारा एंजियोएडिमा भी हो सकता है, एंजियोएडिमा हो सकता है, अर्टिकेरिया मतलब अगर किसी को एलर्जी हो गई तो खुजली हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है, अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है. Many are found to be allergic to milk or egg, and these foods may have to be excluded from the diet of the patient, as you will learn later in Unit 6 in this course. Gluten enteropathy, celiac disease may result as a consequence to gluten sensitivity and colitis in young children due to milk consumption. ये हम आगे देखेंगे. जैसे ग्लूटेन इंटेरोपैथी होती है, उसमें क्या होता है, अगर ग्लूटेन किसी ने ले लिया, जैसे सपोज किसी बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी और उसने ग्लूटेन दूध वाला कुछ खा लिया, तो उसको कोलाइटिस हो जाता है, मतलब कोलोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है. तो उसमें प्रॉब्लम आती है, सेंसिटिव हो जाता है. ओके. तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एलर्जी तो नहीं है किसी स्पेसिफिक चीज से. देन ऑक्यूपेशन इन मील टाइमिंग्स. The occupation and the time at which the meal is consumed daily must be considered. A factory worker who works on a different shift requires more detailed information for a peptic ulcer diet than a manager whose hours of work are fixed. अब बेसिकली मील टाइमिंग पता होनी चाहिए कि वो किस किस टाइम में खाना खाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको डाइट मॉडिफिकेशन करनी है. अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है तो उसकी तो टाइमिंग भी, जैसे कि उसकी टाइमिंग भी चेंज होती रहती है काम की, कभी सुबह करना है काम, कभी रात को करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइटरी में मॉडिफिकेशन होंगी. बट अगर किसी की फिक्स्ड आवर जॉब्स है, जैसे किसी मैनेजर की है, तो उसकी हमें डाइट हमारा फिक्स्ड हो सकता है. नेक्स्ट लेट अस गेट टू नो हाउ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक इज डन बेस्ड ऑन द पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ. अब हमें न्यूट्रिएंट इनटेक का असेसमेंट देखना पड़ेगा हेल्थ, पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग. एनर्जी अलाउंस. द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी वेराइज विद द फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन. ठीक है. अब फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी अलाउंस चेंज होती है. फिजिकल एक्टिविटी मतलब वो काम कितना करता है, और फिजियोलॉजिकल मतलब अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंज है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी एनर्जी अलाउंस चेंज होगा, एनर्जी इनटेक कम बढ़ेगा. तो वो सारी चीजें हम अभी आगे देखेंगे. For instance, consider a person confined to bed. He tends to consume less than the one undergoing physical exertion. An example of a physiological state that leads to an increase in calorie needs is fever.
ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई पेशेंट बेड पे ही लेटा हुआ है नॉर्मली, और अगर कोई पेशेंट जैसे सपोज कोई मजदूर है वो बहुत फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है, तो उन दोनों का जो डाइट इंटेक होगा वो अलग अलग होगा। सेम फिजियोलॉजिकल का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इन्होंने फीवर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको प्रेगनेंसी का एग्जांपल दिया था। A diet high in calories is indicated for undernourished patients. They are advised to take more of energy-dense foods such as starchy foods, sweets, cereals, butter and oils, while a low caloric diet is indicated for all obese patients. ये कॉमन सेंस है कि हाई जो ओबीज पेशेंट है उनको कैलोरी इंटेक कम कहते हैं, और जो अंडर नरिश्ड है उसको कैलोरी इंटेक ज़्यादा देते हैं, जैसे ऑयल देते हैं, स्वीट्स देते हैं, बटर वगैरह देते हैं, ताकि हाई एनर्जी उसमें जाए। The patient is encouraged to eat 3 meals a day, not to eat in between the meals, and to avoid energy-dense foods. These consist of raw and cooked vegetables, fruits, egg, meat, fish, chicken, and skimmed milk, with a low intake of cereals. तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें भी मॉडिफाई करेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने बस, ठीक है, ओबीस पेशेंट का दिया था इन्होंने एग्जाम्पल। तो देन हम आगे देखते हैं। एन इंडिविजुअल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड कैलकुलेटिंग ईदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किलो कैलोरी केजी पर डे और परसेंटेज इंक्रीज ओवर बेसल मेटाबॉलिक डिमांड। तो हम अलग अलग तरीके से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मेजर कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। या तो हम किलो कैलोरी पर केजी पर डे देख सकते हैं, या मेटाबॉलिक डिमांड उसकी क्या है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। You can estimate the basal energy expenditure BEE, जिसको हम कहते हैं basal energy expenditure, from anthropometric data using the following Harris Benedict formula। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है, हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला कहते हैं। इसमें क्या है, हम बीईई बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, देखो, फॉर मैन बीई इज इक्वल टू 66 प्लस ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है। इसमें डब्ल्यू क्या है, वेट केजी ऑफ द बॉडी, एच क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर्स, एंड ए क्या है, एज इन ईयर्स। तो अगर सपोज किसी का वेट है 50, हाइट है 57, एज है 27, तो वो मेन का कैलकुलेट हो जाएगा बीई, ऐसी फीमेल का कैलकुलेट हो जाएगा बीई। And additional factors is added depending on the activity level of the patient. Another factor may also have to be added if the patient is under physiological stress। तो फिजिकल एक्टिविटी भी देखनी पड़ती है, या अगर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है वो भी देखना पड़ता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस कंसेप्ट लेटर इन यूनिट 5 इन दिस कोर्स। अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे। माइल्ड स्ट्रेस में 20% ओवर वीई, मतलब जो भी बीई निकलेगा उसमें प्लस कर देंगे 20% अगर माइल्ड स्ट्रेस है, और अगर एक्चुअल स्ट्रेस है मतलब इन्फेक्शन है, बर्न्स है, तो 100% ओवर बीई, मतलब बीई जितना है उससे 2 गुना ज्यादा। ओके, मतलब अगर 100 है तो 200 देना पड़ेगा ऐसे। You should determine the actual energy requirements based on the assessment of the individual, his her activity and his her medical condition। उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड बल्क टू द डाइट, ठीक है, तो बल्क देता है, एंड अलॉन्ग विथ फैट फॉर्म दी चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज। अगर फैट के साथ खाओगे तो चीफ सोर्स ऑफ कैलोरीज हो जाती है कार्बोहाइड्रेट। द कंपैरेटिवली inexpensive form of carbohydrates in a high calorie diet can include chapatis, bread and biscuits. In a low calorie diet these must be used sparingly। अगर हमें हाई कैलोरी डाइट देनी है ना तो उसको हम रोटी सजेस्ट करेंगे, ब्रेड देंगे, बिस्किट देंगे। बट अगर हमें लो कैलोरी डाइट देनी है तो हमें बहुत हल्का, बहुत कम करना पड़ेगा ये। देन नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन में है, वंस द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एस्टिमेटेड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैन बी एड्रेस्ड। अगर हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट पता चल गई तो हमें फिर प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पता चल जाती है। द एम इज टू अचीव नाइट्रोजन बैलेंस। हमें एम क्या है, हमें नाइट्रोजन बैलेंस अचीव करना है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स एंड दीज इंक्लूड टोटल एनर्जी इनटेक, द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द पेशेंट एंड प्रोटीन लॉसेस। तो अलग अलग फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। However, it is important to keep in mind that protein synthesis requires energy. The RDA for protein is 0.8 gram to 1 gram per kg body weight for adults. The actual minimum amount of protein needed to maintain nitrogen balance in healthy adult is 0.5 gram per kg। तो RDA के अकॉर्डिंग अगर 0.8 ग्राम या 1 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट, जैसे अगर किसी का 50 है तो 50 ग्राम या इतना आरडीए मतलब प्रोटीन एडल्ट के लिए ठीक है। पर अगर हम देखें तो 0.5 ग्राम पर केजी भी चलता है नाइट्रोजन बैलेंस के लिए। द रिक्वायरमेंट वेराइज विथ स्पेसिफिक डिजीज स्टेट्स और प्रोटीन नीड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडीशन और इलनेसेस।
ठीक है, अलग अलग इलनेसेस के अकॉर्डिंग ये वेरी कर देता है। फॉर इंस्टेंस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स मे बी नीडेड ड्यूरिंग सेवियर प्रोटीन वेस्टिंग। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, अगर वेस्टिंग हो रहा है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। अगर किसी को इलनेस है वेस्टिंग वाली, मतलब वेट लॉस होने वाली, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब जैसे सपोज डायलिसिस वाला पेशेंट है, तो उसको उसका प्रोटीन बॉडी से जा रहा है, क्योंकि खून जा रहा है, खून के साथ साथ प्रोटीन भी जाता है, तो ये वेस्टिंग वाली डिजीज हो गई। तो उसको हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी है अगर डायलिसिस में है तो। ठीक है। Then severe protein disease such as enteropathy or extensive drainage from wounds and fistula. Protein restriction may be needed in acute renal failure. देखो आ गया renal failure और hepatic insufficiency as you would read later in. अब देखो मैंने आपको डायलिसिस बताया, अब आप ये देखोगे कि रीनल फेलियर है, डायलिसिस है, दे दो हाई, पर इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड तब कब है जब डायलिसिस नहीं है, सिर्फ दवाइयों पे चल रहा है, तो हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करनी है। क्यों? ताकि किडनी के फिल्टर में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बट अगर डायलिसिस ही है, किडनी का कोई ऐसा रोल ही नहीं आ गया, क्योंकि अब आर्टिफिशियल किडनी फिल्टर कर रही है, तो हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ये हम आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर में, ये मैंने अभी आपको बेसिक बता दिया। Patients who require high protein diet are encouraged to drink 600 to 800 ml of milk a day. अब ये इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रोटीन डाइट आप दे रहे हो ना, तो ये नहीं आप प्रोटीन पाउडर वगैरह बताते रहो बस। 600 से 800 ml ऑफ मिल्क उनको पर डे जाना चाहिए उनके अंदर, हाई प्रोटीन डाइट। You must be wondering how one can consume such a large portion of milk daily. Can you suggest a few ways by which the patients get the required amount of protein comfortably? Well, this can be done by a number of methods. Of these, one could be giving a different flavor to the milk by adding to coffee, Ovaltine, chocolate, or consuming milk as milkshakes, ice creams, yogurt. Another way could be consuming proteins from a different source such as egg, cheese, sausages, etc. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 600 से 800 ml मिल्क जाना चाहिए, बट इतना सारा एक साथ तो कोई पीता नहीं है रोज रोज। तो उसमें ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है, फ्लेवर वगैरह डाल के, शेक्स वगैरह दे के, या अलग कोई सोर्स है जैसे एग हो गया, पनीर हो गया, ये सब हो गया, उसके जरिए भी हम दे सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट। Patients on protein restriction or low protein diets include the ones with portal systemic encephalopathy, CRF, etc. In such cases, the diet is based upon a daily allowance of protein foods with an emphasis on high class protein. A few examples of low protein foods include beetroot, carrots, cabbage, mushrooms, tomatoes, turnips, and most of the fruits. तो ये देखो, ये हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है ना प्रोटीन डाइट को, तो हमें उसकी मतलब वो वाली चीजें उसको देनी पड़ेंगी जिसमें लो प्रोटीन है ऑलरेडी, जैसे चुकंदर में, बीटरूट में, कैरेट में, ठीक है, गोभी में, मशरूम्स में, टमेटोज में, टर्निप्स में, इन सब में ना, और फ्रूट्स में प्रोटीन कम होता है। तो हम ये सब दे के उसका पेट भी भर सकते हैं और प्रोटीन भी कम जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फैट्स के बारे में। As you are already aware, fats are reservoir of calories. In addition to carbohydrates, fats can also be an important source of needed calories. In certain therapeutic conditions, fat is necessary to prevent essential fatty acid deficiency. अब देखो, फैट भी एक कैलोरी का सोर्स है, और फैटी एसिड, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, उसकी डेफिशिएंसी को भी हटाने के लिए हमें फैट तो चाहिए ही होता है। ठीक है। सो हाई कैलोरी डाइट शुड कंटेन फैटी फूड्स such as cream, butter, ghee and oil, while a low calorie diet contain a little or no fat. अगर किसी पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है तो उसमें तो फैटी फूड होना चाहिए, जैसे कि बटर, घी, मक्खन वगैरह ना, ऑयल। और अगर किसी को लो फैट डाइट देनी है तो उसमें लो होनी चाहिए। अब है पेशेंट्स रिक्वायरिंग लो एनिमल फैट्स डाइट्स मस्ट restrict their total fat consumption to less than 30% of their energy needs, and ideally two-thirds of this must be in the form of polyunsaturated fatty acid and monounsaturated fatty acid. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस पेशेंट को लो एनिमल फैट चाहिए या टोटल फैट का भी उसका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो 30% ऑफ द एनर्जी जो बीईई निकलेगा, 30% ऑफ द बीईई या फिर 2/3 ऑफ दी वही फॉर्म, वो उसको लेनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ 30% ऑफ बीईई और या 2/3, ठीक है। और जो लेगा भी ना वो फैट, वो भी फूफा या मूफा होना चाहिए।
सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग फूड्स दैट आर रिच इन हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, सच एज ऑल फ्राइड मीट एंड फिश, होल मिल्क, फ्राइड एग्स, क्रीम, चीज एंड नट्स, पीनट, कोकोनट, चॉकलेट, बटर एक्सेट्रा। तो पूफा और बूफा ज्यादा लेना है, एसएफएज नहीं लेना है। एसएफएज नहीं लेना है तो क्या क्या अवॉइड करना है? तला हुआ फूड अवॉइड करना है, क्रीम चीज वगैरह अवॉइड करना है, पीनट बटर वगैरह अवॉइड करना है। ओके। While food products such as poultry, white fish, egg whites, cottage cheese, skimmed milk, wholemeal cereals, fruits and vegetables, wholemeal bread, meringues, plain biscuits and fatless sponge require no restriction। ये वाली जो चीजें है ना, पोल्ट्री की, वाइट वाइट क्या कहते हैं, वाइट फिश या स्किम्ड मिल्क, इनमें ना फैट कंटेंट कम होता है, क्योंकि मतलब ये स्किम्ड मिल्क में आप फैट कंटेंट जो है हटा देते हो, तो हम ये सब चीजें दे सकते हैं जिसमें फैट कंटेंट कम होता है। देन मिनरल्स एंड विटामिन, द रिक्वायरमेंट्स फॉर विटामिन सच एज ascorbic acid and B complex vitamins and minerals such as zinc may need to be increased to promote wound healing। जो मिनरल्स और विटामिन है ना, ये वुंड हीलिंग में बहुत काम आते हैं, तो हमको ना ये वाली चीजें लेने में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह अपनी डाइट में लेने के लिए। ओके। ये वुंड हीलिंग में प्रमोट करता है। देन also in cases of long term nutritional support, a careful assessment of vitamin and mineral status is essential to prevent the development of deficit or toxicities। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमको अगर कोई इलनेस वगैरह है ना, तो उसमें हमको ये अच्छे से देख के रखना है कि विटामिन की क्या कंटेंट जा रहा है या कमी है, क्योंकि हमें डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी नहीं करनी, हमें एक्यूरेट लेवल रखना है। You should consider the following factors to determine an appropriate vitamin and mineral intake: the requirements for healthy individuals, nature of disease and injury, body source of specific nutrients, normal and abnormal losses through the skin, urine or intestinal tract, and drug nutrient interactions। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है अगर हम विटामिन और मिनरल इंटेक का असेसमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, कि हेल्दी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई डिजीज है या इंजरी है तो क्या नेचर की है, बहुत ज्यादा सीवियर है या माइल्ड है। ठीक है। बॉडी सोर्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, बॉडी में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज भी होता है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, वरना टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देन नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस थ्रू दी स्किन, उसमें भी हमें देखना है कि स्किन के थ्रू भी लॉसेस होता है। ठीक है, तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा। बाकी जो ड्रग वगैरह भी अगर खा रहा है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम Na जिसको हम कहते हैं, इन सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स नो सॉल्ट इज एडेड टू द डाइट विच स्टिल प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीमोल Na। ठीक है, हमें अगर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है ना, तो हम कोई सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे तो भी इतना 50 मिलीमोल Na तब भी चला जाता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करनी है सॉल्ट का। Foods containing high Na content must be avoided, and the example include processed or cured meats, tinned or smoked fish, tinned vegetables and soups, dehydrated and pre-packed meals, salted biscuits, nuts and crisps. There are very low Na diets as well as which contain 20 millimole Na. These are much less palatable since no added salt is used at the table or during cooking. Unsalted butter is used and milk is restricted to 250 ml। तो बेसिकली क्या है कि कोई सी भी चीजें जिनमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, और अगर बटर भी काफी बार सॉल्टेड मिलता है, अनसॉल्टेड बटर खाएं। मिल्क भी रिस्ट्रिक्ट करें, इनमें जो सोडियम जाएगा क्योंकि, तो हमें बेसिकली हाई सोडियम डाइट कम करनी है अपनी बॉडी में अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो। पोटेशियम, पोटेशियम जिसको हम के से रेफर करते हैं, पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट्स विद एडवांस्ड रीनल फेलियर अंडरगोइंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और हीमोडायलिसिस। अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर डायलिसिस पे है पेशेंट, हीमोडायलिसिस पे, तो उनको पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है। ओके। हाई पोटेशियम फूड सच एज होल ग्रेन ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल बीट रूट, बीन्स, ब्रोकली, लीक्स, मशरूम, स्पिनच, टमाटोज, ड्राई एंड स्प्लिट पीस, ये जितने भी चीजें है ना, चुकंदर और गोभी और ये क्या कहते हैं, पालक,
या टमेटोज या फिर मतलब दालें, फ्रूट, ये सब में ही पोटेशियम बहुत अच्छे खासे लेवल का होता है। बट हमको जैसे सपोज बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, डेट्स है, खजूर है, इन सब में ना बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम लेवल होता है। तो इसलिए हम ना अवॉइड करवाते हैं ये वाली सारी चीज़ें, अगर किसी को पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट बताई गई है तो। Vegetables should not be eaten raw, rather they require leaching before consumption. Okay. The patient must also be aware of and warned against using salt substitutes, as you will learn later in unit 16. तो बेसिकली ये यही बता रहे हैं कि रॉ वेजिटेबल नहीं खानी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह होती है ना, उनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी और सब्स्टिट्यूट करना है ऐसे किसी भी रॉ फॉर्म को लीचिंग से। लीचिंग एक थेरेपी होती है जो हम दूसरे सब्जेक्ट का में भी पढ़ेंगे। Then have fluids. Fluid diets are given to patients with more advanced dysphagia or fractured jaws. अगर किसी को गटकने में ही दिक्कत है, डेग्लूटेशन में दिक्कत है या जॉ में दिक्कत है तो वो खा ही नहीं पाएगा, तो तब हम उसे फ्लूइड डाइट देते हैं। द डाइट्स में इंक्लूड फ्रूट जूसेस, थिन स्ट्रेन porridge with milk, egg in milk, strained soup, thin milk pudding, ice cream or yogurt. Also, whole protein polymeric liquid feeds can be given. Since such diet lack bulk and can cause colonic dysfunction, these are available with fiber supplements. तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि अगर किसी का ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें हमें फ्लूइड डाइट देना है, तो हम उनको मतलब एग दे सकते हैं दूध के अंदर, ठीक है, घोल के, या दलिया बना के दे सकते हैं, या पुडिंग बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, अलग अलग तरीका है आप उसको कैसे दे सकते हो। देन है a normal healthy adult at rest needs 1800 to 2500 ml per fluids per day, or approximately 1 ml per kilocalorie consumed. ये थोड़ा एक अच्छी बात बताई है कि अगर कोई नॉर्मल है, एडल्ट है ना, हेल्दी, तो उसको 1800 से 2500 ml फ्लूइड चाहिए पर डे का, या फिर 1 ml per kilocalorie चाहिए. If sufficient water is not consumed, it can lead to constipation. Optimal convalescence require adequate tissue hydration. The water intake must be liberal to ensure passage of light-colored urine. Additional fluid must be added to replace water lost by excessive perspiration, vomiting, diarrhea, tube drainage, or other condition marked by increased water loss. अब ये बता रहे हैं कि अगर मतलब देखो यहाँ पे 2 लीटर तो चाहिए एटलीस्ट, ये यही बता रहे हैं कि हर इंसान को नॉर्मली 2 लीटर तो पूरे दिन में पीना चाहिए ताकि उसका हाइड्रेशन बना रहे। और अगर किसी को डायरिया है, पर्सपिरेशन है, वॉमिटिंग है, तो वो एक्स्ट्रा और पिए ताकि वाटर लॉस ना हो बॉडी से। If sufficient water is not obtained through fluid intake and food, it must be supplied parenterally using along with electrolytes. तो ये यही बता रहे हैं कि अगर कमी रह जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और अगर कोई ऐसे मुंह से नहीं खा पा रहा तो हमें उसको पेरेंटली देना पड़ता है, ट्यूब के साथ देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ देना पड़ता है। Fluid restriction is needed in cases when excretion is impaired, as in acute nephritis and kidney failure. अगर एक्सक्रीशन का ही मतलब जो एक्सक्रीट कर रहा है वो कौन कर रहा है, किडनी, तो अगर वो ही खराब हो गई है तो हमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से प्रेशर पड़ेगा तो और डैमेज होगी। फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स पर डे आर कैलकुलेटेड एज 500 ml a day to replace the insensible loss of perspiration and sweating plus the volume of urine passed over the period of 24 hours. तो वो यही बता रहे हैं कि फ्लूइड का ना हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर रिस्ट्रिक्शन बताई गई है तो हमें कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी, और उसमें हमें पर्सपिरेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, स्वेटिंग वगैरह भी। During certain clinical conditions such as renal failure, when the fluid intake can be detrimental to the prognosis of the disease, the fluid allowance is calculated by using the formula. अब फूड अलाउंस का ये फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फ्लूइड अलाउंस ये 24 आवर्स का कैलकुलेट करते हैं। इसमें 500 ml लिया, प्लस करा, जो यूरिन आउटपुट निकल रहा है एक दिन में वो देखा, क्योंकि वो भी लॉस ऑफ वाटर ही हो गया। और उसके बाद फ्लूइड लॉस ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग, या अगर किसी बीमारी या इसकी वजह से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है अगर, तो भी हम देखते हैं। देन है हाई फाइबर डाइट। द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड
to eat high fiber cereals as whole grain, flour and bread, whole grain breakfast cereals, whole wheat pasta and brown rice, all kinds of fruit and vegetables with their edible peels. अब हाई फाइबर डाइट क्या होता है? जो छिलका होता है ना वो भी हाई फाइबरस होता है, फाइबर से भरा हुआ होता है। बाकी और क्या हाई फाइबर डाइट है? जैसे पूरा फ्लावर है, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ब्राउन राइस है, ये सारी हाई फाइबरस डाइट है। ठीक है। अनप्रोसेस्ड ब्रांड कैन ऑल्सो बी एडेड टू सीरियल्स और सूप टू गिव मोर फाइबर। अगर जो हम ब्रांड हटा देते हैं प्रोसेस करके चावलों से, तो वो भी अगर अनप्रोसेस्ड ब्रांड हो तो भी हाई फाइबर चला जाता है सीरियल्स और सूप में भी। ठीक है। देन gluten-free diet. It is a diet recommended for the patients with gluten enteropathy. Gluten is present in wheat, rye, barley, and oats. Thus, foods contain these should not be eaten. A number of gluten-free products are available on prescription, and these include gluten-free flour, bread, and biscuits. तो बेसिकली क्या है ग्लूटेन फ्री डाइट? वो हमें वो वाली डाइट हटानी है जिसमें ग्लूटेन हो। अब ग्लूटेन किस किस में होता है? बार्ले में, राय में, ओट्स में, ठीक है, व्हीट में। तो हमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। इसके बाद इसके अलावा कुछ और ओमिट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन बहुत सारा ग्लूटेन फ्री आटा भी आता है, ब्रेड भी आती है, बिस्किट भी आती है। तो वो आपको मेंशन मिलेगा मार्केट में, वो आपको देख के ही लेना पड़ेगा। देन एलिमिनेशन डाइट. This type of diet is used in a patient with suspected food intolerance, food allergy or Crohn's disease. अब देखो एलिमिनेशन डाइट काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हमें नहीं पता कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, पर कुछ खा के दिक्कत हो जाती है ना? जैसे रैशेस हो गए या पेट में दर्द हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, एक-एक डाइट का ना वो हटाते हैं मील, मतलब एक-एक हटाते हैं डिश, ताकि हम ये देख सकें कि किससे एलर्जी है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है बेसिकली एलिमिनेशन डाइट। देन है exclusion diet. Specific dietary exclusion becomes a necessity in case of food allergy or food intolerance. The therapeutic use of such diets require a detailed discussion between the patient and the dietitian. ठीक है। तो अगर किसी को फूड एलर्जी है और फूड इंटॉलरेंस है, तो हमें वो चीज़ हटानी ही पड़ेगी डाइट से। तो वो डिस्कशन वगैरह करते करके ही मिलता है। Each patient is provided with a list of food that are permissible and avoided. Also, the need of scrutinize the ingredients list in all convenience and manufactured tool is emphasized. The example of these include, अब देखो ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सक्रीशन इंक्लूड में अब भाई अभी हमने हटा दिया अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो हम हर एक पेशेंट को लिस्ट देते हैं ताकि वो ये मार्क कर सके या बता सके कि क्या परमिसिबल फूड है, क्या अवॉइडेबल फूड है। ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट हमें देखनी पड़ती है। देन व्हीट फ्री डाइट. हेयर फूड्स टू बी अवॉइडेड आर ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, पास्ता, स्पेगेटी, व्हीट कंटेनिंग। बेसिकली व्हीट कंटेनिंग जो जो प्रोडक्ट्स है ना वो हटाने वाली व्हीट फ्री डाइट उसको कहते हैं, जिसमें व्हीट प्रेजेंट हो। Then milk-free diet, as the name implies, all foods containing milk protein must be avoided, such as cheese, yogurt, cream, ice cream, and butter. तो वो वाली सारी चीजें जिसकी वजह से हमारा जिसमें हमारा मिल्क होता है या मिल्क का प्रोडक्ट है वो सारी चीजें हम हटाते हैं। देन एग फ्री डाइट. अभी नाम से ही पता चल रहा है, एग जो जो चीज में डली हुई है वो हटा दो। एडिटिव फ्री डाइट, एडिटिव हटा दो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एग फ्री डाइट. इन दिस एग्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाइट सच एज बीफ बर्गर, पाइस, केक्स, मेरिंगस एज वेल एज ब्राउनविटा, बॉर्नविटा एंड ओवल्टाइन। अब देखो यही है, एग जिन जिन चीजों में है वो हटा दो। देन एडिटिव फ्री डाइट. एडिटिव्स हेयर इंक्लूड परमिटेड फूड कलर सच एज टार्टाजीन, सनसेट येलो। ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं एडिटिव फ्री डाइट में कि अगर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसको हटाने के लिए। देन कीटोजेनिक डाइट. इट इज ओकेजनली यूज्ड टू फैसिलिटेट द कंट्रोल ऑफ एपिलेप्सी. Here the patient is initially fasted for 48 hours and thereafter half the energy requirement is provided as MCT. ठीक है। ये एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर हम कीटोजेनिक डाइट देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, पेशेंट को ना भूखा रखते हैं 48 आवर्स तक। उसके बाद एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, एमसीटी के द्वारा, मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड के द्वारा, एनर्जी इनटेक फ्रॉम ऑर्डिनरी फूड मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट दी सप्रेशन ऑफ कीटोन्स। तो बेसिकली हमको ना जो हम एनर्जी देते हैं ना वो एमसीटी के द्वारा देते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड के अकॉर्डिंग। नॉर्मल नहीं देते हम, क्योंकि वो सप्रेशन कर देता है कीटोन का। कीटोनजेनिक डाइट के बारे में हम यूनिट 17 में पढ़ेंगे। देन है डायबिटिक डाइट्स। दीज आर थेरेपेटिक मॉडिफिकेशंस इन द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वेरियस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डायबिटिक डाइट क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट कम जाए बॉडी में, उसको देखने के लिए हम मॉडिफाई करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में। ठीक है, the discussion so far is focused on diet prescription and the factors which need to be considered while presenting diet. Next we shall get to know about how to construct therapeutic diets. अभी तक हमने बस theoretical part पढ़ा है, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे थेरेपेटिक डाइट को।